बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन और 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड किया जा सकता है। सो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो कोरिस्पॉन्डिंगली लैप्लास और हीट इक्वेशन इन 3 डायमेंशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आज हमने ली है उसमें हमें 6 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और 2 इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो ये जो हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को डिस्क्राइब करती है किसी भी इलास्टिक मेम्ब्रेन में। इसके अलावा जो एजेस ऑफ द मेम्ब्रेन है वो फिक्स्ड है फॉर ऑल टाइम ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 पे है या फिर इनिशियली या फिर रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए भी जो एजेस हैं वो फिक्स्ड हैं, जैसा कि इन बाउंड्री कंडीशंस में देखा जा सकता है। फिर इसके बाद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मेम्ब्रेन की गिवन है एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है एज ए फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई जी। अब हमारा जो बेसिक पर्पस है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है विच विल बी यू ऑफ एक्स वाई जी टी। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसी भी पॉइंट एक्स वाई जी की एट एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो चले बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का बहुत बेसिक स्टेप है, कि सॉल्यूशन सपोज कर लेंगे। हमारे पास जो पीडीई गिवन है, ठीक है, उसमें यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई, यू जी जी और यू डी टी मौजूद है। अगर इससे देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है क्योंकि यू का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है और एक्स वाई जी और टी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम इस पीडीई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन फंक्शन इस फॉर्म में आएगा। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए हम इस सॉल्यूशन को पहले ही लेट कर लेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शंस। लाइक देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी और टी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं और हम सॉल्यूशन लेट कर लेंगे इन फंक्शंस की प्रोडक्ट के इक्वल। इसे लेट कर लेंगे 7, और इससे पहले जो हमारे पास कंडीशन मौजूद है इन्हें कुछ नाम दे लेंगे जी। इसे दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंडीशंस मौजूद हैं इन्हें नाम दे लेंगे जी इक्वेशन नंबर 2 का, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हैं उन्हें 3 और जी एक्सिस के अलॉन्ग उन्हें 4। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 5 जो कंडीशन बता रही है हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसे 5 का नाम दे लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी वाली को 6 का, सॉल्यूशन को 7 का दे लिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये जो सामने ब्लू में लिखी हुई है, ठीक है। इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें एक्स का, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वाई का, जी का और टी का। हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, ऑलरेडी बहुत बार ये कैलकुलेट कर चुके हैं। दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इस इक्वेशन का, तो इसके ऊपर डबल प्राइम आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर डबल प्राइम, जी के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर और टी के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर। ये सारी वैल्यूज आ गई, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हम करेंगे दोनों साइड्स को एक्स वाई जी टी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी और इस तरफ भी, ठीक है। अब कैंसलेशन हो जाएगी, देखें यहाँ से ये तीनों टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा एक्स जी टी क्योंकि ये कैंसिल हो रही है ना आपस में, और यहाँ से एक्स वाई और टी ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल लेफ्ट विद नथिंग बट टी डबल प्राइम ओवर टी। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रही है, राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ टी पे डिपेंड कर रही है। और चूंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो जो उनकी रेशो होगी, जो इनकी कॉमन वैल्यू होगी, वो कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ, या फिर टी पे डिपेंड कर रहा हो, बल्कि वो कोई कांस्टेंट होगा। हम वो कांस्टेंट लेट कर लेंगे जी, कोई भी नेगेटिव कांस्टेंट, जिसके लिए हमने माइनस लेमडा स्क्वायर लिख लिया है। लेमडा स्क्वायर की वजह से वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएंगी। माइनस लेमडा स्क्वायर क्यों रखा, नेगेटिव कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि हम ऑलरेडी जब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे विद डायरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस, मतलब ऐसी बाउंड्री कंडीशंस जो बाउंड्री पे गिवन हो, एजेस पे गिवन हो, तो उसके लिए जो हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा था वो एक नेगेटिव कांस्टेंट ही थे, ऐसे कांस्टेंट्स जो नेगेटिव थे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया है, बिकॉज वी नो दैट अगर हम कांस्टेंट के लें और फिर उसको 0 के इक्वल रखें तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी टी, वो भी ट्रिवियल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर के
ग्रेटर देन 0 लें, मतलब जबकि हम लैम्डा स्क्वायर के इक्वल ले रहे थे, तो उस केस में भी ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस साइड को भी कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे और ये जो हमारे पास सारी टर्म आई है उसे भी कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसे सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ टी आ जाएगा। इसे 8 का नाम दे लेते हैं। अब इस तरफ सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रख लेते हैं, बाकी ये दोनों टर्म इस तरफ ले जाते हैं। प्लस में थी, दोनों माइनस में हो जाएंगी। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट जो ऊपर इस्तेमाल किया है उसे ही इस्तेमाल करेंगे और एक कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे। नेगेटिव कांस्टेंट, अगेन पॉजिटिव भी नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सूरत में हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। इस फंक्शन को भी माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं, इन्हें भी माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसे 9 का नाम दे लेंगे। 9 का सोल्यूशन एक्स ऑफ एक्स दे देगा हमें। फिर इसी तरह से जो सेम हमने पहले किया है, पहले तो हम इनके साइंस को जो है वो प्लस कर देते हैं बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। अब एक वेरिएबल पे जो डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म इस तरफ रख लेते हैं, बाकी ये दोनों टर्म इस तरफ आ जाएंगी माइनस के साइन के साथ। अगेन वही हम आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और कांस्टेंट ले लेंगे। अब क्यों? वो भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि अदरवाइज हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। सो इसे भी माइनस न्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ODE आ जाएगी। 10 का नाम दे लिया, इसे सॉल्व करेंगे तो y ऑफ y आ जाएगा। ये जो हमारे पास ये टर्म है इसे भी माइनस न्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करने पे ODE आ जाएगी, जिससे जी सॉल्व करने पर हमें फंक्शन g ऑफ z ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब हमारा बेसिक टास्क है इक्वेशन 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करना, और इन इक्वेशंस को हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 40 में सॉल्व कर चुके हैं। सो यू गाइस कैन चेक दैट लेक्चर टू लर्न दीज सॉल्यूशंस इन मोर डिटेल। अब चूंकि हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशंस को हमारा बेसिक मकसद यही था कि हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि हमने सपोज कर लिया था इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 7 में हमने लिखा था जी u ऑफ x y z t इज इक्वल्स टू x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z एंड t ऑफ t। ठीक है, सो सारे सॉल्यूशंस हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिस इज x ऑफ x, फिर ये सारी ब्रैकेट y ऑफ y है, और इसके बाद ये सारी z ऑफ z का सॉल्यूशन जो हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 9 से, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टी ऑफ टी। ओके, सॉल्यूशन टी ऑफ टी। सो इस सारे सॉल्यूशन को हम 12 का नाम दे लेंगे। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है गिवन ODE का। अभी तक हमने इसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशन या फिर इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल नहीं की है। ठीक है, सो सबसे पहली कंडीशन हम इस्तेमाल कर लेंगे जो x इज इक्वल्स टू 0 पे गिवन थी इक्वेशन नंबर 2 में। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर इस सॉल्यूशन में x मौजूद है, स्मॉल x मौजूद है, वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दें। सो यहाँ पे भी 0, सो साइन 0 0, कॉस 0 1, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और कहीं भी तो 0 नहीं लिख सकेंगे ना हम, क्योंकि किसी और टर्म में स्मॉल x मौजूद नहीं है। सही है, सो ये यहाँ से टर्म ख़त्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ a1 बच गया इस ब्रैकेट में से। ये सारी की सारी एज इट इज़ आ जाएंगी, ये गिवन है 0 के इक्वल है। अब हमने चूंकि सोल्यूशन ऐसा फाइंड करना है जो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसका मतलब है इसके लिए ज़रूरी है कि ये इक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही हो। अब ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम इस ब्रैकेट को या इनमें से किसी एक भी ब्रैकेट को 0 करते हैं, तो जो सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 में मौजूद है, तो ये ब्रैकेट्स यहाँ पे मौजूद है ना, तो सोल्यूशन 0 हो जाएगा। इसकी वजह से हम इनमें से किसी भी ब्रैकेट को 0 नहीं रख सकते हैं इस इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। सो हेंस इसका मतलब है कि a1 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि अगर देखें a1 को हम यहाँ पे 0 रख भी दें तो सिर्फ ये टर्म खत्म होगी ना, बाकी सारी टर्म तो बच जाएंगी ना। सो a1 को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 12 में। सो 12 में देखें सिर्फ ये ब्रैकेट्स बच जाएंगी, a1 वाली टर्म 0 कर दी तो ये बच गया। अब दूसरी कंडीशन जो y इज इक्वल्स टू 0 पे मौजूद है वो वाली इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो जहाँ जहाँ पर स्मॉल y है इस सोल्यूशन में जो अब तक का सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। y की जगह पे 0 लिख दिया, और यहाँ पे भी y की जगह पे 0 और 0। अगेन वही बात, ये ख़त्म हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये a2 आ जाएगा। सही है, और बाकी सारी की सारी ब्रैकेट्स भी साथ एज इट इज़ लिख देंगे। इस टर्म में भी ऑब्वियसली कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ अगेन अगर हम
इस टर्म को जीरो करते हैं जो कि 13 में मौजूद है, इसको जीरो करते हैं या इसको जीरो करते हैं, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। सो अब हम a2 को जीरो कर देंगे, क्योंकि देखिए a2 को यहाँ पे जीरो पुट कर भी दें तो फिर भी एक टर्म बच जाती है, सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं होता। ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि जीरो के इक्वल हो, मतलब जो जीरो सोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो जीरो के इक्वल नहीं होता है, एंड वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। सो इस बार a2 को जीरो रख लेंगे। सो a2 को अब हम जो अब तक का सोल्यूशन था 13 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे ज़ीरो हो गई, वो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में से भी अब सिर्फ ये b2 वाली टर्म बच गई है। अब हम थर्ड कंडीशन जो z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पर मौजूद है वो इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर स्मॉल z है वहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन द सेम वे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 और a3 ज़ीरो करेंगे। a3 को अब हम 14 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारा अब तक का सिंप्लीफाइड सोल्यूशन 14 है जिसमें दो बीसीज इस्तेमाल हो चुकी थी। 14 में इस्तेमाल किया तो देखें हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये बच जाएगी। अब ये कॉन्स्टेंट्स मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं, ये वाला फंक्शन ये भी, और ये फंक्शंस जो है अगेन इसी तरह से ब्रैकेट फुली। कॉन्स्टेंट्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। सो जब इन तीनों कांस्टेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसे a का नाम दे लिया, और इसी तरह से इन कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन से b आ जाएगा। सो उसे हम इक्वेशन नंबर 40 इसमें जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन थी इसमें दोबारा लिखेंगे और 15 का नाम दे देंगे। सो जी ये हमारे पास सोल्यूशन है अब तक का सिंप्लीफाइड, जिसमें हम 3 बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल कर चुके हैं, विच इज़ गिवन इन इक्वेशन नंबर 15। अब हम इस्तेमाल करेंगे x इज़ इक्वल्स टू a वाली कंडीशन, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन ये सारी टर्म्स 15 में मौजूद हैं, इनको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, ज़ीरो करेंगे सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा। सो इन दैट केस वी हैव टू पुट दिस टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये इक्वालिटी सिर्फ तभी सेटिस्फाई होती है जब म्यू ए इज़ इक्वल्स टू हो m पाई k। इसको फाइंड करने का एक तरीका ये भी है, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें, इस तरफ से तो कैंसिल हो जाएगा जो, और म्यू ए बच जाएगा, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। तो साइन हमें पता है कि पाई की तमाम वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होता है, तो तमाम के लिए m लिख देते हैं। सो m रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। m0 नहीं लिया बिकॉज अगर हम यहाँ पर m0 पुट करेंगे तो साइन, ये देखें जो हमारे पास सोल्यूशन है ये वाला, म्यू की वैल्यू में m आ जाता है। अगर m0 पुट करेंगे म्यू ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, सारा सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। सो m0 नहीं लिया। m नेगेटिव क्यों नहीं लिया? जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे म्यू की वैल्यूज़ के लिए, ऑब्वियसली जब नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे तो म्यू नेगेटिव हो जाएगा ना। सो म्यू की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि सोल्यूशन जो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ओनली डिफरेंस इज ऑफ द माइनस साइन। सही हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे लेते हैं जिसमें म्यू की वैल्यू है। अब y इज़ इक्वल्स टू b वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे 15 में ही, ठीक है। अभी 15 हमारा सबसे सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है, उसमें मज़ीद कोई चेंजिंग्स नहीं की हैं। इस टर्म को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे न्यू की वैल्यू, और न्यू की वैल्यू के लिए अब यहाँ पे n है, सेम वही लॉजिक, n ज़ीरो और नेगेटिव क्यों नहीं रखा। फिर इसके बाद z इज़ इक्वल्स टू c वाली कंडीशन 15 में इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे स्मॉल z है वहाँ पे c इस्तेमाल करेंगे। तो c इस्तेमाल करने से देखें ये टर्म्स तो ऑब्वियसली ज़ीरो के इक्वल नहीं रखेंगे, इक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए ये भी नहीं रखेंगे, वही पैटर्न, और यहाँ से हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लेंगे। p ज़ीरो और नेगेटिव नहीं ले रहे हम। अब 16, 17 और 18 में म्यू, न्यू और स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है जो हमारे सॉल्यूशंस में मौजूद थी, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 15 में जो हमारा अब तक का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वही जो इक्वेशन नंबर 18 थी उसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 19 में लिख देंगे। एम एन पी क्यों लिखा है? जब हम एम एन और पी की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, इसीलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की नोटेशन में हमने एम एन पी भी लिख दिया है। दैट इज़ शोइंग दैट कि अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो लैम्डा भी चेंज होगा। अब अगर लैम्डा चेंज होगा तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी चेंज होगा, मतलब अगर एम एन और पी चेंज हो रहे हैं, लैम्डास चेंज हो रहे हैं, फिर सोल्यूशंस भी चेंज होंगे। तो हम सोल्यूशन के साथ भी एम एन पी लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 15 में। यहाँ पे म्यू की, न्यू की और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म की वैल्यू, और यहाँ पे लैम्डास के साथ सिंपली लैम्डा एम एन पी लिख दिया है। सिर्फ इसलिए, अगर आप चाहें तो ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसलिए लिखा है कि टाइम सेव हो सके,
बाकी और कोई मकसद नहीं है इसका। इसके अलावा अब हमने इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी वाली, और हमें पता है कि एक सिंगल सोल्यूशन जो है इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन वो भी लीनियर है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये स्टेट करता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन तमाम सॉल्यूशंस का, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे ना, तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा। उन सब का सम कर लेंगे, उन सारे सॉल्यूशंस का, ये जो है उनकी जगह पे ये सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें और इसे इक्वेशन नंबर 20 का नाम दे दिया। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन जो कि इक्वेशन नंबर 5 में गिवन थी, ठीक है। सो इसका ये कहना है कि जी जहाँ जहाँ पे स्मॉल टी है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इधर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से बच जाएगा जी ये सारी टर्म एज इट इज़, और यहाँ से AMNP, और ये गिवन है f(x,y,z) के इक्वल। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों साइड्स को ऑर्थोगोनल फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह के जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। m की जगह पे r, s, n की जगह पे s लिख दिया है, p की जगह पे t लिख दिया है। दोनों साइड्स को इन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड को भी, ठीक है, और इस साइड को भी इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। ऑब्वियसली 3 फंक्शन है इंडिपेंडेंट, तो ट्रिपल इंटेग्रल आएगा, ये आ जाएगा जी 0 to c b और a। तो सबसे पहले फिर z की रिस्पेक्ट से, y की रिस्पेक्ट से, और इंटीग्रेट कर देंगे x की रिस्पेक्ट से। इसी तरह से इस तरफ भी लिख देंगे। इंटीग्रेशन के करने से पहले जी हमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी को स्टडी करना पड़ेगा, जो हमें बताती है कि अगर हम r को m के इक्वल नहीं रखेंगे, s को n के इक्वल नहीं रखेंगे और t को p के इक्वल नहीं रखेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। हम उस कंडीशन को स्किप कर देंगे और इनको इक्वल रख लेंगे आपस में। जहाँ पे r है वहाँ पे m, s की जगह पे n, t की जगह पे p रख देंगे, सेम इसी तरफ भी कर देंगे। और यहाँ पे नोटिस करें कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में आ जाएंगे, ये दोनों भी स्क्वायर में और ये दोनों भी स्क्वायर में आ जाएंगे। इसको इंटीग्रेट कर लें, पहले z की रिस्पेक्ट से करेंगे तो c/2 आंसर आ जाएगा, y की रिस्पेक्ट से तो b/2 आंसर आ जाएगा, और एक x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो a/2 आ जाएगा, जो ऑन दी होल ABC/8 आंसर आ जाएगा। ABC/8 को जी जो अब तक का हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे देखें हमने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया हुआ था, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरफ तो इसकी जगह पे आ जाएगा, इस सारी चीज़ की जगह पे आ जाएगा ABC/8। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। AMNP की तो ये सिर्फ चला जाएगा, तो 8/ABC हो जाएगा, बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास जी कोफिशिएंट AMNP की वैल्यू आ गई, इसे 21 का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे कांस्टेंट BMNP की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो सोल्यूशन हमारे पास 20 में मौजूद है ना, सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 20 में, उसे t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t की जगह पे 0, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन और BMNP की वैल्यू आ जाएगी, और इसे इक्वेशन नंबर 22 का नाम दे देंगे। 21 और 22 को इक्वेशन नंबर 20 में इस्तेमाल करेंगे तो गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा।